हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 12 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। कल हमने देखा था न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष डायना फ्यूक टापू बनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है। देश का पहला सबसे ज़्यादा कार्गो संभालने वाला पोर्ट मुंद्रा पोर्ट बना है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए सीईओ वेंकट नागेश्वर चसलानी को बनाया गया है। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस अभी जंजीबार में खोला है। हाल ही में भारतीय आर्मी एविएशन कोर ने 4 हर्मीस 900 ड्रोन खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 50 में 2 भारतीय संस्था शामिल हैं, IIT मुंबई और IIT दिल्ली। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपना इस्तीफा दिया है अपने पद से। उड़ीसा राज्य के पूर्व स्पीकर और मंत्री महेश्वर मोहंती का निधन हुआ। तो आज का पहला सवाल है, किस टीम की महिला कप्तान मैग लैनिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मैग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। उन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑस्ट्रेलिया। 9 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया की महिला कप्तान मैग लैनिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपने 13 साल के कैरियर में 7 वर्ल्ड कप जीते हैं, जिसमें 5 वर्ल्ड कप बतौर कप्तानी में उनकी कप्तानी में खेले गए थे। लैनिन की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार सबसे ज़्यादा 24 वनडे मैच जीते हैं। मैग लैनिन ने साल 2010 में 18 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने साल 2013 और 2022 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। लैनिन के रहते हुए ऑस्ट्रेलिया ने साल 2012, 14, 18, 20, 2022 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। मैग लैनिन लगातार सबसे ज़्यादा वनडे जीतने वाली कप्तान हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। उनकी कप्तानी में इसी साल 2023 में वीमेंस प्रीमियर लीग में जो दिल्ली कैपिटल्स है रनरअप रही थी। वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में लैनिन ने सबसे ज़्यादा 17 शतक लगाए हैं। वह सबसे कम 18 साल की उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ओर से वनडे वर्ल्ड कप मैचों में 50 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये ट्रेंट बोल्ट बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ट्रेंट बोल्ट। 9 नवंबर को बेंगलुरु में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच वनडे वर्ल्ड कप मैच खेला गया था। इसमें ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड की ओर से वर्ल्ड कप मैचों में 50 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। बोल्ट ने श्रीलंका के साथ खेले गए वर्ल्ड कप मैच में 3 विकेट लिए थे। उन्होंने श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस का विकेट लेते ही वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अपने 50 विकेट पूरे कर लिए हैं। ट्रेंट बोल्ट वर्ल्ड कप में 50 विकेट लेने वाले दुनिया के 6ठे बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज ग्लेन मैकग्रॉथ हैं और दूसरे नंबर पर श्रीलंका के गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन हैं। NHRI के 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन डेनमार्क में किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डेनमार्क। 8 नवंबर को डेनमार्क के कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों यानी NHRI के 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन को भारत की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने संबोधित किया है। तो ये याद रखना है, अरुण मिश्रा ने भारत की ओर से इसे संबोधित किया है। 2023 में इस सम्मेलन का विषय है अत्याचार और अन्य दुर्व्यवहार, NHRI की भूमिका। यह सम्मेलन 6 से 8 नवंबर को ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट
यानी GANHRI द्वारा आयोजित किया गया था। न्यायमूर्ति मिश्रा ने अत्याचार की बुराइयों को खत्म करने और समाज को अधिक मानवीय और सभ्य बनाने के लिए सहयोग पर जोर दिया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। इसकी मुद्रा डेनिश क्रोन है और इसकी प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है। ये है डेनमार्क। रेड वाला जो दिख रहा है। हाल ही में भारतीय सेना की एविएशन यूनिट ने एक ध्रुव हेलीकॉप्टर का कॉम्बैट वर्जन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसे रुद्र नाम दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रुद्र। 5 नवंबर को भारतीय सेना के स्पीयर्स कॉर्प्स और इंडियन एयरफोर्स यानी IAF ने एक ध्रुव हेलीकॉप्टर का कॉम्बैट वर्जन लॉन्च किया है। यह पहला स्वदेशी विकसित अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम रुद्र रखा गया है। रुद्र की 2 हेलिना मिसाइलों का 24 घंटे के अंदर सफल परीक्षण किया गया। भारतीय सेना के पास 75 और IAF के पास 16 रुद्र हेलीकॉप्टर हैं। यह एक हथियारबंद यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसे 2 पायलट उड़ाते हैं। हेलीकॉप्टर रुद्र में एक साथ 12 जवान बैठ सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर 52.1 फीट लंबा और 10.4 फीट चौड़ा और 16.4 फीट ऊंचा है। हेलीकॉप्टर रुद्र की टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 20,000 की फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 20 मिमी M621 कैनन और 4 मिस्ट्रिक रॉकेट्स, 48 FZ-275 LGR मिसाइल और 8 ध्रुवास्त्र मिसाइल लोड किए जा सकते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करने के लिए कहा है? तो ये भारत को इसमें शामिल किया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भारत। 8 नवंबर को ब्रिटेन सरकार ने बताया कि भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ा जाएगा। इसके बाद भारत से अवैध रूप से UK जाने वाले नागरिकों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। ब्रिटेन की गृह सचिव सुएला ब्रेबरमैन ने कहा है कि लोगों को मौलिक रूप से सुरक्षित देशों से ब्रिटेन की खतरनाक और अवैध यात्रा करने से रोकना चाहिए। इस सूची में शामिल होने के बाद देश से अवैध रूप से यात्रा करने वाले भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अवैध रूप से भारतीय प्रवासियों की ब्रिटेन में शरण मांगने की संभावना खत्म हो जाएगी। ब्रिटेन सुरक्षित देशों की सूची में भारत के अलावा जॉर्जिया को भी इसमें जोड़ेगा। इस सूची में अल्बानिया, स्विट्जरलैंड, यूरोपियन संघ और यूरोपियन आर्थिक क्षेत्र के देश भी शामिल हैं। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जिसे एक इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा चलाया जाएगा। इस ट्रेन के इंटीरियर को लकड़ी से तैयार किया गया है। 3 कोच वाली यह ट्रेन एकता नगर या केवड़िया को अहमदाबाद से जोड़ेगी। गौरतलब है कि सरदार पटेल का स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में ही स्थित है। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी DFC ने अडानी पोर्ट्स के प्रोजेक्ट में कितने मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो $553 मिलियन की जो निवेश की घोषणा की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, $553 मिलियन। 8 नवंबर को US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी DFC ने अडानी पोर्ट्स के प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। अमेरिका श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह स्थित अडानी पोर्ट्स के कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल यानी CWIT प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। CWIT प्रोजेक्ट का उद्देश्य कोलंबो बंदरगाह में वर्ल्ड लेवल कंटेनर फैसिलिटी को डेवलप करना है। CWIT प्रोजेक्ट की अवधि 35 वर्ष है जिसमें अडानी पोर्ट्स की 51% हिस्सेदारी है। यह पहली बार है जब अमेरिका अपनी एजेंसी के जरिए अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी कर रहा है।
DFC प्राइवेट सेक्टर में ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे, कृषि और छोटे व्यवसाय और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करता है। कोलंबो बंदरगाह हिंद महासागर में सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। अडानी पोर्ट्स की स्थापना 26 मई 1996 को हुई थी और इसके हेडक्वार्टर गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो ये डिक्शनरी कॉलिंस है, इससे जोड़ा गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कॉलिंस। बेसबॉल शब्द को सबसे पहले एंड्रू मिलर के द्वारा उपयोग किया गया था। यह शब्द चर्चा में तब आया था जब ब्रेंडन मैकुलर को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया था। टाटा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके दीपेश नंदा नए सीईओ और एमडी बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दीपेश नंदा। भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड बिजली कंपनियों में से एक टाटा पावर ने 1 नवंबर को टाटा की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के अध्यक्ष और सीईओ और एमडी के रूप में दीपेश नंदा को नियुक्त किया है। वर्तमान में टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा हैं। प्रवीर सिन्हा। नाबार्ड बैंक का उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गोवर्धन सिंह रावत और अजय कुमार सूद, इन दोनों को बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। गोवर्धन सिंह रावत और अजय कुमार सूद को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गोवर्धन सिंह रावत को कार्यभार संभालने से 5 साल या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। अजय कुमार सूद को कार्यभार ग्रहण करने से लेकर 31 अगस्त 2027 तक को उनकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक नियुक्त किया गया है। गोवर्धन सिंह रावत और अजय कुमार सूद पहले नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक थे और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष के.बी. साजी हैं। नाबार्ड में उप प्रबंध निदेशक के 2 पद हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। तो सवाल ये था, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले से लिखा गया था। निम्न में से वर्तमान में किस स्थान पर ये उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वल्लभी, गुजरात। अब बात करते हैं जैन धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातग्र कुल के सरदार थे और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्री का नाम अनोज्या प्रदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दत्तवाहिनी की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा यह मुख्य उपदेशक हुआ। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय जैन संगति 6वीं शताब्दी में वल्लभी, गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में की गई थी। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु या निर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर बिहार में हुई थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। शुरुआत में जैनियों द्वारा प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में पाली भाषा में दिया था। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, मास्ट्रिच संधि लागू कर
यूरोपीय संघ की नींव कब रखी गई थी? तो इसका आंसर आप कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।